हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हमने जाना था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके मीनिंग और फीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। तो अगर आपने दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग। दोस्तों ये वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम प्लस अगर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे कि सीयूटी, पीजी का, एमकॉम एंट्रेंस, तो दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए जिससे कि आप दोनों एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। या फिर अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने वो भी आप आ जाएं, या फिर अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वहां पे भी आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ सिद्धांत होते हैं कॉस्टिंग के। भैया घर में रहने का कुछ नियम होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है, खाना टाइम से खाना होता है, ठीक है ना जी, बाल कटवा के रहना होता है, ठीक है ना जी, सब कुछ का एक नियम होता है। वैसे ही दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ सिद्धांत होता है जिसको फॉलो करना होता है, वरना कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो जो आपका पहला सिद्धांत दोस्तों है वो कॉस्ट इज रिलेटेड टू इट्स कॉज, यानी कि जब भी कोई कॉस्ट यानी कि खर्च हम लोग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, यानी कि किसी भी खर्चे को कहीं पे भी नहीं बांट सकते। ठीक है ना जी, किसी भी खर्चे को कहीं नहीं बांट सकते। अ कॉस्ट इज रिलेटेड क्लोजली एज पॉसिबल एट इट्स कॉज, यानी कि हर एक खर्चे के पीछे उसका एक कॉज यानी कि कारण होता है कि वो खर्चा आपने क्यों किया है, और उस खर्चे को बांटना कहाँ पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ये हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट बी चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि हम लोग ऑफिस के एक्सपेंसेस में इसको चार्ज नहीं कर सकते। रिपेयरिंग चार्ज ऑफ मशीन कैन नॉट बी चार्ज टू सम अदर मशीन, अगर मान लो एक मशीन है, दो मशीन है, तीन मशीन है और एक मशीन खराब हो गई, इसको हमने रिपेयर करवाया तो इसके खर्चे को इस मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, एंड इन अ सेम वे फोरमैन की जो सैलरी होती है वो कैन नॉट बी चार्ज टू सिंगल यूनिट, कहीं और चार्ज नहीं कर सकते। इफ़ मोर देन 1 यूनिट्स, मानो कि आपका एक फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री है, तीन फैक्ट्री है और फोरमैन आपका काम करता है एक फैक्ट्री के अंदर, इसकी जो तनख्वाह है वो इसमें चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना जी, यही चीज़ है। तो कोई भी खर्चे का एक कॉज होता है, ठीक है ना जी, वो कॉज यानी कि कारण हमको पता होना चाहिए, उस खर्चे को उसी पे बांटना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों कॉस्ट इज चार्ज आफ्टर इट इज इनकर्ड, यानी कि कोई भी खर्चा हम लोग तभी निकालते हैं जब वो खर्चा इनकर्ड यानी कि हो जाता है। अब खर्चा हुआ नहीं, आप खर्चे के बारे में सोच रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इफ कॉस्ट, अगर कोई खर्चा इनकर्ड यानी कि हुआ नहीं है, लगा नहीं है एक्चुअल में या फिर नोस नहीं, देखो कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि होता नहीं है बट करना पड़ता है फ्यूचर में, और वो कंफर्म्ड है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना जी, एग्जाम्पल आपने एक घर खरीदा, ठीक है, घर खरीदा है तो आपको उस घर का रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, ये नो डाउट है करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्री करवाने के लिए आपका जो कॉस्ट है, खर्चा होने वाला है। अब दोस्तों ये एक्चुअल नहीं है, ये नोशनल है, यानी कि अभी नहीं बाद में दोस्तों ये होगा। ठीक है ना जी, ये बाद में आपका होगा। ठीक है, तो इफ अ कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड आइदर एक्चुअली या फिर नोशनली, देखो या तो खर्चा एक्चुअल में कर चुके हो या तो करने वाले हो, और जो करने वाले हो वो एकदम कंफर्म होना चाहिए कि आपको करना ही करना है। इट कैन नॉट बी चार्ज टू अ कॉस्ट सेंटर, यानी कि अगर जब तक कोई खर्चा हम लोग एक्चुअल में नहीं कर देते या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं ये डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना जी, जब वो हो जाए या फिर ये कंफर्म हो जाए कि वो होना ही होना है तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, ओके, एग्जांपल दिया है, अ कॉस्ट यूनिट इज नॉट चार्ज विथ सेलिंग कॉस्ट वाई इफ इट इज अंडर मैन्युफैक्चर, भैया सामान अगर बन रहा है तो उसको बेचने का खर्चा क्यों चार्ज करेंगे यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप आगे पढ़ सकते हो अपना। फिर एबनॉर्मल कॉस्ट आई एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग, अगर कोई एबनॉर्मल खर्चा हो गया, भैया नाम सुन के ही समझ में आया कि एबनॉर्मल, फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है जी, तो अब वो खर्चा थोड़ी ना हम सामान की लागत में ऐड कर देंगे। आग लग गई तो ठीक है भैया, उस नुकसान को आपको सहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी भी सामान के कॉस्ट में उसको ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो ये दोस्तों सिद्धांत हैं, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर करना है आपको, तो एक बात समझियो, किसी भी खर्चे के कुछ कारण होते हैं। दूसरा, एक खर्चा तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो हो जाए या फिर ये कंफर्म हो जाए कि उसको करना है। तीसरा, जो एबनॉर्मल खर्चे होते हैं उसको कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आपका कोई खर्चा हो गया, फायर, डकैती पड़ गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो एबनॉर्मल खर्चे होते हैं, इसको हम लोग चार्ज नहीं करते हैं प्रोडक्शन में क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, पास्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड,
पहले जो खर्चे हो चुके हैं उसको फ्यूचर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो खर्चे पहले हो चुके हैं उसको फ्यूचर में हम लोग चार्ज यानी कि रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पास्ट कॉस्ट इज वन फ्रॉम विच नो मोर बेनिफिट, जो खर्चे पहले किए हैं उससे फायदा हमको आज नहीं होगा ना, ठीक है। इफ हाउ एवर पास्ट कॉस्ट इज सच बेनिफिट ऑफ विच इज एक्यू इन फ्यूचर पीरियड इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, देखो अगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो पहले आपने किए हैं उसका फायदा आज भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है तो भैया रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जो खर्चे का फायदा आपको फ्यूचर में नहीं मिल रहा उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट का खर्चा इज ट्रीटेड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट इज नॉट अ पास्ट कॉस्ट, तो ये पास्ट कॉस्ट नहीं है क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर आपने पहले करवाया है 5 साल की है और अभी तीसरा साल चल रहा है तो उसका फायदा आपको तीसरे साल भी मिल रहा है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, पास्ट कॉस्ट नहीं मानोगे और इसको रिकॉर्ड करोगे और इसको उस साल क्या करोगे, चार्ज करोगे, यानी कि उस बिजनेस में उस साल खर्चा दिखाओगे। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं आसान तरीके से। एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिया 5 साल के लिए कि आप भैया 5 साल तक 5 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब टीवी पे आपका ऐड आएगा, टीवी पे आपका ऐड आएगा, तो एग्जाम्पल 1 साल का खर्चा हो गया 1 लाख रुपए, दूसरे साल का खर्चा भी हो गया 1 लाख रुपए, तीसरे साल का भी 1 लाख रुपए, चौथे साल का भी 1 लाख रुपए, 5वें साल का भी 1 लाख रुपए। अब तीसरा साल चल रहा है तो एडवर्टीजमेंट तो इस साल भी आएगा ना, और आपने खर्चा 5 लाख तो एक साथ ही दे दिया होगा, आपने 5 साल तो एक साथ दे दिया है पैसा। अब भैया पहले साल आपका खर्चा कितना हुआ, 1 ही लाख रुपए हुआ, दूसरे साल खर्चा 1 ही लाख रुपए हुआ क्योंकि 5 साल तक ऐड आएगा ना, यानी कि हर साल का 1 लाख खर्चा हो गया। तो तीसरे साल जो खर्चा है वो आपने कब किया है, पहले कर दिया है। कब कर दिया है, पहले साल कर दिया था, लेकिन उसका बेनिफिट आज भी आपको मिल रहा है, तो इसको हम लोग आज रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे कि हमारा इस साल 1 लाख का खर्चा हुआ है। खर्चा भाई आपने पहले कर दिया था लेकिन इस साल भी आप उसको अकाउंटिंग में दिखाओगे, ठीक है। अब भैया द कॉस्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भूल गए होगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, ये कंजर्वेटिज्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सिद्धांत होता है जिसकी कोई भी जगह नहीं है कॉस्टिंग के अंदर। तो पहले तो ये समझो कि कंजर्वेटिज्म कहता क्या है। कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मारो इग्नोर और जो भी लॉस होया उसको रिकॉर्ड करो, समझ आया। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो और अगर कोई भी खर्चा होने वाला है तो उसको एडवांस में रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, क्लोजिंग स्टॉक इन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज यस। एग्जाम्पल समझो क्या कहा है, बिजनेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो सामान बच जाता है, बिकता नहीं है साल के अंत में। तो अगर कोई पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है तो हम लोग कहते हैं पहले इसकी कॉस्ट निकालो और फिर इसकी मार्केट वैल्यू देखो। मानो इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और इसकी मार्केट वैल्यू है 80,000 रुपए, तो दोनों में से जो कम होगा वही इसकी वैल्यू होगी। बात को समझो। तो भैया एग्जांपल के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर आपका है, मतलब कि वो सामान जो साल के अंत में बच गया है, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो पहले इसका कॉस्ट देखो कितना है, कॉस्ट 1 लाख रुपए है और मार्केट में वैल्यू 80,000 रुपए है। तो दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कि भैया इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 80,000। तो दोस्तों बट इन कॉस्टिंग, अब देखो जी, अब ये जो सामान था इसका एक्चुअल में दाम तो 1 लाख रुपए था, लेकिन भैया ये बिका नहीं, बच गया। अगर इसको बेचने जाओगे तो इसको बेच के केवल 80 मिलेगा मार्केट में, यानी कि कहने को तो सामान 1 लाख का है लेकिन जब सच में इसको बेचेंगे तो हमको मार्केट से तो 80 ही आएगा ना। तो यानी कि फ्यूचर में जो हमको नुकसान होने वाला था 20,000 रुपये का, उसको हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है कि नहीं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कोई इन्वेंट्री है या फिर स्टॉक है तो उसको वैल्यूड करते हैं उसके कॉस्ट पे, यानी कि आज जितना खर्चा उसको लाने में हुआ होगा उतने ही खर्चे पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो कितने का भी बिके हमको उससे मतलब नहीं है, समझ आ गया जी। उसके मार्केट वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, जो भी उसकी लागत आई है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। सब कुछ उसी के हिसाब से करेंगे और कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखना। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करते हैं, सब कुछ पूरा नियम डबल एंट्री का ही लगता है और इनके खुद के अपने भी सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये आपको पूरे के पूरे प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। बहुत ही टेक्निकल था तो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो हेडिंग को याद करिए ना, फिर आप लोग लिख दोगे। अब दोस्तों फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्ट,
भैया फंक्शंस यानी कि क्या क्या काम होते हैं या फिर उद्देश्य क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग करने के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला काम आपका होता है कि किसी भी कॉस्ट को पता करो, कॉस्ट असर्टेनमेंट यानी कि खर्चों को पता करो कितने खर्चे होंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन, सबसे मुख्य काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ एवरी यूनिट, हर जॉब का, ऑपरेशन का, प्रोसेस का, डिपार्टमेंट का, सर्विस का, हर चीज का कितना कॉस्ट खर्चा हो रहा है उसको पता करो। द टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, जिस टेक्निक से पता करते हैं कि कितना खर्चा होगा उसको कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। फिर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ये पता करने के कितना खर्चा हुआ है, फिर उसको हम लोग एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको एनालिसिस यानी कि अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा काम अपना होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। भैया मेन काम क्या होता है कि अगर खर्चा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए उस खर्चे को कंट्रोल करना, ठीक है। सपोज आपने डिसाइड किया था कि इतना खर्चा होगा, आपका भैया सेट था कि आपने सेट किया था स्टैंडर्ड कि 1,00,000 रुपये खर्च होगा और एक्चुअल में आपका 1,50,000 खर्च हो रहा है, तो अब आप इस खर्चे को कम करने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग का एक काम होता है, क्योंकि अगर खर्चा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना, देखो कॉस्ट को कंट्रोल करना अलग हो गया यानी कि ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना, और कॉस्ट रिड्यूस मतलब जो हो रहा है उसमें भी खर्चे को कम करना, ठीक है जी। ये होता बिना क्वालिटी को अफेक्ट किए, समझा, किसी भी सामान की या फिर सर्विस की क्वालिटी को बिना गिराए उस सामान के खर्चे को कम करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है जी। अब दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मटेरियल का सब्स्टिट्यूट, ये जो जैसे कुछ मोबाइल के पीछे प्लास्टिक बॉडी आती है लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो प्लास्टिक है, उसका मतलब मटेरियल सब्स्टिट्यूशन। फिर किसी भी वेस्टेज में कमी, कोई मतलब दूध अगर उबालते हैं, ज़्यादा उबाल दोगे तो दूध उबल के दूध कम हो जाता है, तो ऐसे उबालो कि भैया ज़्यादा ना उबले। लेकिन देखो दूध को जब उबालते हैं तो कुछ दूध तो हवा में उड़ के वेपोराइज हो जाएगा, वो आप नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ अगर ज़्यादा नहीं उबालोगे तो हाँ कुछ हद तक उसको वेस्टेज को कम कर सकते हो। किसी नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इनोवेट करो, सामान को परचेज करने में मटेरियल कंट्रोल करो, जो भी सामान खरीदते हो उसको अच्छे से कंट्रोल करो, वेस्टेज ना हो जाए, सामान खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इससे आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। फिर असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, भैया ये पता करो कि प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है ना जी। ये मेन काम होता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ एक्टिविटी, कि ये काम करने से हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं। एग्जांपल, एक हलवाई है, आपको उसको शादी में बुलाना है भैया खाना बनवाने के लिए, तो जब आप वो पूछे, आप कहोगे भैया 500 का खाना चाहिए, 500 लोगों का, तो वो क्या कहेगा, वो बताएगा कि कितना पैसा उसको चाहिए, वो कैलकुलेट करेगा कि वो क्या करेगा, पर प्लेट आपसे पैसा मांगेगा, भैया हमको पर प्लेट इतना पैसा दे दो, हम सब काम करवा देंगे, समझो बात को। तो वो क्या करेगा, वो आपके 500 लोगों का खर्चा पूरा निकाल के आपको एक अंदाजा बताएगा कि इतना खर्चा होने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखना, तो वो क्या करेगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं खर्चों की, जो जो खर्चे हो सकते हैं सब कुछ वो कैलकुलेट करिएगा, अपने हिसाब से वो बता देगा आपको, जिससे कि उसको भी फायदा हो और आप भैया मतलब कि आपको भी फायदा हो एक तरीके से, ठीक है जी। तो ये होता है असेसमेंट, और जिससे कि ये भी कंफर्म हो जाए कि उसको प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। सपोज आप कह रहे हो कि नहीं भैया आप इतना पैसा दोगे और वो कह रहा है आपसे ज़्यादा मांग रहा है, तो उस खर्चे में उसको प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा ये भी पता करना। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, किसी भी सामान को कितने रुपए का बेचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया सामान को बेच रहे हो और उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये उसकी कॉस्ट पे ही निर्भर करता है ना। मान लो कि आप भैया मोमो वाले हो, मोमो ए और एक है मोमो बी। अब मोमो ए आप जो मोमोज बनाए हो आपकी जो कॉस्ट आई है एक मोमो की वो आई है 5 रुपये, और ये जो बनाया एक मोमो इसकी कॉस्ट आई है 2 रुपये। तो भैया सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट कम होगा और इसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट क्या है, कम है, सिंपल सी बात है। तो मोमो ए को प्रॉफिट कम होगा, मोमो बी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो किसी भी सामान को किस दाम पे बेचना है ये उसका कॉस्ट, यानी कि अगर हमको उसका टोटल कॉस्ट पता है तो आसानी से हम ये पता कर पाएंगे कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा और मार्केट में हम कितने का बेचें, क्योंकि कंपटीशन में आपको टिके रहना है। अब सोचो मोमो ए का मोमो 5 का बनेगा, इसका 2 का बनेगा, तो सिंपल सी बात है मोमो ए का मोमो तो बिक ही नहीं पाएगा, इसको प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर बहुत सारी पॉलिसी यानी कि नियम कायदे कानून बनाने होते हैं, फिर डिसीजन लेना होता है, ठीक है जी। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के अंदर टोटल कितने खर्चे हुए हैं, कितने टाइप्स के खर्चे हुए हैं, कहाँ पे आपको डिसीजन लेना है,
ठीक है ना जी। बहुत सारे QC मैटर्स होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी कोई सामान हमको नुकसान दिया होता है, वो सामान को हमको बंद करना होता है, तो वो सामान को हम लोग बनाना बंद करें कि नहीं करें, ठीक है जी। कभी कभी फैक्ट्री में मशीन खाई पाई है, मशीन में काम नहीं होया, तो एक तरीके से आपका नुकसान होया है, तो ये सब चीज़ का डिसीजन लेना, ठीक है जी। किस में हमको ज़्यादा प्रॉफिट होया उस पर ध्यान देना। जो कभी कभी होता है क्या कि फॉरेन से सामान को खरीद के जाके यहाँ पे सस्ते में बेच देते हैं, डंपिंग जिसको बोलते हैं। चाइना क्या करता है कि अपने देश का सामान अदर कंट्रीज के अंदर इतना सस्ते में बेचता है, इतना सस्ते में बेचता है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं वो तबाह हो जाएं। जैसे आप लोग देखते होंगे दिवाली के अंदर जो आपके घर में लाइट्स आती है, वो चाइना कंपनी की जो लाइट्स होती है वो बहुत सस्ती होती है। अब सोचो 25 रुपये की आपको या 35 रुपये की आपको झाया लाइट में जाती है, और इंडिया वाली खरीदो तो आपको 100 रुपये की आती है। तो वो उसको बोलते हैं डंपिंग करना, क्योंकि चाइना अपने सामान को अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेचता है कभी कभी, जिससे कि वो वहाँ की मार्केट को कब्जा कर सके, ठीक है। सामान को बनाना है कि नहीं, सामान को खरीदना है, परचेज ऑफ न्यू प्लांट, कोई प्लांट मतलब फैक्ट्री हो गया, मशीन कह जो इसको हो गया, करना है नहीं करना, उसको रिपेयर करवाना है कि उसको बेचना है, जो भी करना है, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे डिसीजंस बिजनेस में लेने होते हैं। तो इस बात को जब भी आप कोई डिसीजन होगा ना, तो ये देखोगे कि आपको उसमें कितना खर्चा नुकसान होया है, मतलब कॉस्ट देख के ही आप वो डिसीजन लोगे। फिर कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन डी ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज इट मेड कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्री, यानी कि हमारे देश के अंदर 47 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे कॉस्ट अकाउंट को बनाना कंपल्सरी है। यानी कि देखो, सबको कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि मैं जो हूँ, मेरा जो बिजनेस है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता हूँ। लेकिन इंडिया के अंदर 47 इंडस्ट्री क्या है, वो बिजनेस क्या जो ऐसे हैं जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपल्सरी है कानून के हिसाब से, और नहीं करेंगे तो इनके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है ना जी। और ये ऑब्जेक्टिव भी है कि इनको कॉस्ट अकाउंटिंग करना ही करना है। सिंपल सी बात है, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सामान को बनाते हैं, उनको तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना ही करना है, ठीक है। तो आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो अब पढ़ने जाए वो कहीं ना कहीं आपको आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना जी। कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको अपने आप में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, आसानी से ना समझने में आने वाला टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे बस जानेंगे कि ये होता क्या है, और जब इसका चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही गहराई से इसको पढ़ेंगे। टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कि भैया टाइप्स एंड टेक्निक्स, ठीक है जी। तो पहला होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्या होता है जी? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ये क्या होता है? ठीक है, ये पहला टाइप है। तो द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, मतलब कि कोई भी खर्चा हिस्टोरिकल, जो खर्चे हमने कर दिए हैं, कहने का मतलब है कि द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, किसी भी खर्चे के बारे में तभी पता कर पाएंगे जब वो खर्चा हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम लोग पोस्टमार्टम कॉस्ट कहते हैं। भैया पोस्टमार्टम कब होगा? जब इंसान मर जाएगा। यानी कि ये खर्चा कहता है कि जब खर्चा होगा तभी हम बता पाएंगे कि वो खर्चा कितना हुआ है। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से पहले सारे खर्चों को हम लोग कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किसी भी सामान को बनाने के लिए फर्स्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि कितना खर्चा हुआ। कभी कभी हमको किसी भी अब मान लो आपको पुल बनाना है, पुल बनाना है तो आप पहले से नहीं बता पाओगे पुल बनाने में कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो वो पुल जब बन जाएगा तभी उस पुल का कॉस्ट निकाला जा सकता है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो भैया कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिस काम का खर्चा निकालना इम्पॉसिबल होता है। वो खर्चा तभी निकल पाएगा जब वो काम, यानी कि काम हो जाए, यानी कि खर्चा हो जाए, उसके बाद में ही बताया जा सकता है कि उस काम को करने में कितना खर्चा होगा। इस टेक्निक को बोलते हैं कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम है पोस्टमार्टम कॉस्ट, यानी कि खर्चा करने के बाद में ही पता चलेगा कि खर्चा कितना हुआ है और उस सामान को या फिर सर्विस को बनाने में कितना खर्चा होगा, ठीक है जी। ठीक, अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये तो कॉमन सा चीज़ था। अब दूसरा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने में इतना खर्चा होगा, मतलब कि यानी कि स्टैंडर्ड, यानी कि मान लो कि अगर एक बिस्कुट का पैकेट बनाना है तो उसको बनाने में 5 रुपये खर्चा आएगा। फिर आपने एक्चुअल में बिस्कुट बनाया, क्या कि आपने एक्चुअल में बिस्कुट बनाया तो आपका 6 रुपये खर्चा हो गया, तो भैया 1 रुपये आपका ज़्यादा खर्च हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड, यानी कि मापदंड फिक्स कर देता है कि भैया हाँ इतना खर्चा हमारा होगा, और एक्चुअल में खर्चा आपका क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका क्या? ये भैया आपको बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। इसको वैरिएंस बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस।
ये आपको एक्चुअल में जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा कि भैया कैलकुलेट करके बताओ कि भैया क्या डिफरेंस आया है, क्यों डिफरेंस आया है, कि समझ में आ गया बात को। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जो कि हमको ये बताता है कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना होगा, फिर हम लोग उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे, तो जो डिफरेंस आया होगा उसको वैरिएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैरिएंस बोलेंगे। तो देख लो दोस्तों यहाँ पे कि द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका कंपैरिजन करते हैं फिर एक्चुअल कॉस्ट से, फिर हम पता करते हैं कि वैरिएंस यानी कि डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, हियर हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड कितना है? 5 रुपये, पाई हमने सेट कर दिया। फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, एक्चुअल कितना था? 6 रुपया। फिर जो डिफरेंस आएगा उस स्टैंडर्ड को चेक करने के बाद में उसको बोलते हैं क्या है? वैरिएंस, यानी कि 1 रुपया। द वैरिएंस आई एनालिसिस, उसको पता करते हैं कि ऐसा आया क्यों, इसका कॉज क्या है, क्यों 1 रुपया ज़्यादा आ गया, उसका पता करने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि 1 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है, और इसलिए हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं। अब नीचे आपको एक अच्छी सी मीनिंग दी गई है, तो भैया जो बच्चे चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बट अभी आपने को ये चैप्टर पढ़ना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में थ्योरी पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है भैया जी? ये दोस्तों थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टाइम है, ठीक है ना जी, इकोनॉमिक्स समझो बात को। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको मानना पड़ता है तभी ये नियम काम करता है। एग्जाम्पल, टाइम बहुत कम आपके पास में है और आप लोग क्या करें, कोई सामान को बना रहे हो, तो जैसे ही नेक्स्ट सामान बनाओगे, ठीक, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, अब मान लो कि आपने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपका हो चुका है, अब इसको तो करना नहीं है। अब आपने खरीदा, क्या बोलते हैं वो, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल यानी कि जितना बनाओगे उतना ही खर्चा होगा। तो 1 बनाओगे, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आपको बनाना है बुक। क्या बनानी है? बुक बनानी है। 1 बुक बनाओ, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हो चुका है ना, ये इंक्रीज अब नहीं होगा, ये लग चुका है। लेकिन 1 बुक बनाओगे तो मटेरियल कम लगेगा, 2 बनाओगे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, 3 बनाओगे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, चौथा बनाओगे मटेरियल और ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा बुक बनाओगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये फिक्स रहेगी अपनी जगह पे, ये इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये एक बार हो चुकी है, क्योंकि मशीन तो यही है, एक ही मशीन पे काम हो रहा है। कौन सा आप नया नया मशीन खरीद रहे हो? तो मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, द फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी इस सामान को ज़्यादा बनाओ चाहे कम बनाओ, उससे मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करो चाहे कम करो। द वेरिएबल कॉस्ट, ये चेंज होता है, जब आप प्रोडक्शन को घटाओगे या बढ़ाओगे तो ये चेंज होगा। द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्स इनटू अकाउंट ओनली वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग केवल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है कि भैया मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाने पे जो खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, मानियो 1 बनाने पे आपको 50 खर्चा हो रहा था, दूसरा बनाने पे 60 खर्चा हो रहा है, तो 10 रुपये आपका क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ये इकोनॉमिक्स का टाइम है भैया, समझ चुके होगे दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये एग्जाम में पूछे ना, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूटर क्या है वो? ठीक है जी, और इससे हमको पता चलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में कब पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। तो दोस्तों आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब ये डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? ठीक है जी दोस्तों, कभी किसी भी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि हमको दिख रहा है कि हाँ इसी के ऊपर खर्चा हुआ है, तो उसी सामान के लागत में हम उस खर्चे को जोड़ देंगे। यानी कि कुछ नहीं करना है, किसी भी सामान को बनाने में जो भी आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्ट ही खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को जोड़ दो, फिर बता दो कि भैया इतना खर्चा हुआ है। तो डायरेक्ट कॉस्ट आर द वेरिएबल कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो भी होया उसको सामान के कॉस्ट में जोड़ दो, इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलेंगे। ठीक है जी। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग भी होती है, जो खर्चा डायरेक्ट ही नहीं होता। जैसे मान लो फैक्ट्री के बाहर गार्ड बैठा है, तो अब फैक्ट्री के अंदर आप 5 सामान बनाए हो, शैम्पू 1, शैम्पू 2, शैम्पू 3, शैम्पू 4, शैम्पू 5, तो पांचों शैम्पू के 5 टाइप में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन गार्ड तो एक ही बैठा हुआ है ना। अब किस शैम्पू के कॉस्ट में उस गार्ड की सैलरी को ऐड करोगे, यानी कि खर्चे को माइनस करोगे? तो सोचो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो गार्ड का सैलरी जो हो गया वो इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन सामान को बनाने में जो खर्चा हो रहा है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट में आ गया। ठीक है जी, ओके, तो ये हो गया। फिर आता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? ठीक है जी, बात को समझो। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे इसमें केवल हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं। किसको जी? वेरिएबल को।
यानी कि जो खर्चा बढ़ता है। लेकिन इसमें हम लोग चाहे कोई भी कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो, उसको हम लोग जो भी सामान बन रहा है उसके प्रोसेस में चार्ज कर देते हैं। देखो कभी कभी जैसे केमिकल होता है, क्या होता है केमिकल, जब भी कोई केमिकल बनाते हैं तो केमिकल बनाने का प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, डी प्रोसेस। एक प्रोसेस में केमिकल को ठंडा किया जाएगा, इसमें गर्म किया जाएगा, इसमें भैया उसको कुछ और प्रोसेस से गुजारा जाएगा, फिर फाइनली उसको डब्बे में पैक किया जाएगा। तो यहाँ पे ना एक प्रोसेस का कॉस्ट होता है, यानी कि सामान को जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुजरता है तो सामान की कॉस्ट नहीं है। अब देखो केमिकल का जो आपका मटेरियल था वो तो 100 रुपए का है बस, अब 100 रुपए का मटेरियल खर्च हो चुका है। लेकिन अब ए प्रोसेस में जाएगा तो उसको ठंडा करने में खर्चा होगा, बी में जाएगा तो गर्म करने में खर्चा होगा, सी में जाएगा तो तीसरे प्रोसेस में खर्चा होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस की कॉस्टिंग होती है, जिस प्रोसेस से गुजरेगा उस प्रोसेस की कॉस्टिंग होती है, क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट तो फिक्स हो चुका है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक अपोज टू मार्जिनल एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये उनके खिलाफ होता है। यहाँ पे फिक्स हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, दोनों ही खर्चे को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है जी। अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म का दोस्तों मतलब होता है जब एक जैसा सामान बनाते हैं हम लोग, मान लो एक ठो बनाए हम लोग बुक, दूसरी बुक बनाए, तीसरी बुक बनाए, चौथी बुक बनाए, पांचवी बुक बनाए, तो जब हम लोग एक जैसा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। ठीक है ना जी। और दोस्तों यहाँ बात समझो, और यहाँ पे एक फैक्ट्री, बी फैक्ट्री, सी फैक्ट्री, डी फैक्ट्री, ई फैक्ट्री, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक ही टेक्निक्स को फॉलो करें, जैसे मानियो कि एडिडास, नाइकी, प्यूमा, ठीक है, ये सब लोग क्या करें, एक ही टेक्निक्स को इस्तेमाल करें किसी भी कॉस्ट को निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जब बहुत सारे बिजनेस जिनका क्या बोलते हैं कॉस्टिंग करने का तरीका, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग करने का तरीका एक जैसा हो जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर एक ही तरीके से कॉस्टिंग करने का मतलब एक तरह से ट्रेंड आ चुका है। ठीक है जी, ओके। दे अडॉप्ट, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बिजनेस सेम तरीका अडॉप्ट करते हैं कॉस्टिंग, यानी कि किसी भी सामान का कॉस्ट निकालने का। ठीक है जी, तो जब बहुत सारे बिजनेस एक ही तरीका अपनाएं तो उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पीछे करके वापस भी देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अपना पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि दोस्तों बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आसान नहीं है। हम लोग इस चीज़ में देखेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भैया सीयूटी में पूछेगा किस कॉस्टिंग में कौन कौन से हम लोग कॉस्ट को कवर करते हैं, किस में वेरिएबल, किस में मार्जिनल, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों मैंने जो बताया ना कि इसमें पोस्टमार्टम कॉस्ट बोलते हैं, स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है आपका एक्चुअल को कंपैरिजन करते हैं आपका स्टैंडर्ड से, फिर हमको जो निकलता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन वाला आपका इसमें निकलता है। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखना है, इस बात को कंट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको। फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं केवल उसको कवर करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के अंदर दोनों को करते हैं। यूनिफॉर्म के अंदर जब एक ही बहुत सारी इंडस्ट्री सेम जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं, तो ये हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करियो, ऐसी वीडियोज़ के बने रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।